हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर पीवाईक्यू डिस्कशन। जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से हम लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यू देख रहे हैं। ये आज हमारा 6th सेशन है। देखिए, हम इन सेशन में क्या सीखते हैं। सबसे पहले हम डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक्स जो भी MCQs में लगती हैं वो भी हम इस वीडियो में देखते हैं, और जो एप्टीट्यूड डेवलपमेंट होता है ना MCQ का सोल्व करने के लिए, वो भी हम देखते हैं। इसके अलावा जो UPSC का एग्जामिनर ट्रैप्स और हैक सेट करता है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सॉल्यूशन को देखने से पहले अगर आप खुद से भी एक बार ट्राई कर लेंगे, तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी से हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। हमने एक 2024 में भी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन अभी हमने देखा था आई थिंक इससे पिछले वीडियो में, उसमें भी क्वेश्चन था राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life, personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Right to privacy हमारा right to life का intrinsic part है। अब ये हमें बताना है कि इसमें से किस आर्टिकल में ये मेंशन है। तो ये तो क्वेश्चन इजी था, आर्टिकल 21। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए एक्टिव रिकॉल करके, ये मैंने 2 बार आपको बता दिया कि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया था। उस केस का नाम बताइए जिस केस के मीडियम से ये ऐड इसमें किया गया था। तो उस केस का नाम क्या था, पुट्टास्वामी केस 2017 ये था। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन की नीड नहीं है, तो हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताना है कि कौन कौन से उसमें आर्टिकल आते हैं और उसकी क्या डेफिनेशन है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कि ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिक को रोकता है और फोर्स्ड लेबर को रोकता है। तो ये राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में मेंशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में मेंशन है। हाँ ये तो है, हम देखते हैं आर्टिकल 23 में ये मेंशन है। अब यहाँ पर देखिए एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये बताया था कि जब भी अनटचेबिलिटी देगा तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन इस वर्ड से कंफ्यूज ज़रूर करेगा कि राइट एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये देखने में ऐसा लगता है कि ये एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है, बट एक्चुअली में जो राइट ये जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये आर्टिकल नंबर 17 में आता है, और आर्टिकल नंबर 17 राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। इसलिए यहाँ से ये सेकंड स्टेटमेंट हम जैसे ही रॉन्ग करते हैं, अब जैसे हमने सेकंड स्टेटमेंट को रॉन्ग किया, ऑप्शन पर हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को हम यहाँ से डी भी हमारा चला गया, बी भी गया और ए भी गया, बचा गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम एग्ज़ाम में अगर होंगे और हमने इस तरीके का कर लिया तो हम सीधा ये स्टेटमेंट 3 और 4 पढ़ेंगे नहीं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे अगर हम 100% किसी स्टेटमेंट पर कन्फर्म है। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा। पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिया हुआ है ना, तो ये नहीं होगा। ये प्रोटेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, बिल्कुल ये आर्टिकल नंबर 24 में मेंशन है, ये आर्टिकल नंबर 24 में मेंशन है। अब इसके अलावा कोई ऐसा इसमें पढ़ने का है नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, और हम लक्ष्मीकांत में इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेटेड जो ऐसा भी नहीं हो कि हमारे नोट्स ज़्यादा बल्कि बन जाएं, हम सॉल्यूशन ज़्यादा बल्कि कर दें, तो जहाँ पर नीड होगी वैल्यू एडिशन करने की, हम उन क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आर्टिकल नंबर 17 में मेंशन है, 17 में ये मेंशन है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 29 और 30 हमने देख लिया। इन द थर्ड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स और ड्यूटीज़ की करेक्ट हमें रिलेशनशिप बतानी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो तो सबसे एक्सट्रीम या सबसे ज़्यादा रॉन्ग जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दो उसको पहले हमें रॉन्ग करना है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़। तो थोड़ा एक सेंस दे रहा है, इसको अभी हम होल्ड करेंगे और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़। बोल रहा है कि जो राइट्स होते हैं वो पर्सनल होते हैं और ये सोसाइटी से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब भी आप कोई राइट परफॉर्म करते हैं तो उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व ज़रूर होती है, ताकि जैसे कि हम मान लीजिए कि राइट टू फ्रीडम, हम राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, लेकिन हमारे पास इतनी राइट टू फ्रीडम है या राइट टू लिबर्टी है कि हम दूसरों की लिबर्टी को कर्टेल नहीं करें। तो कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है हर राइट में, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट सोसाइटी से नहीं हो सकते। थर्ड देखिए, राइट नॉट ड्यूटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। भाई सिटीजन की पर्सनैलिटी के लिए राइट्स तो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ड्यूटी नहीं है। तो ये एक मतलब रॉन्ग सा तुम्हें सेंस दे रहा है ना ये, कि ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं ना, पर्सनैलिटी के लिए तो ड्यूटीज़ भी होती हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है डी में कि ड्यूटीज़ नॉट राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। लेकिन भाई ड्यूटीज़ तो इंपॉर्टेंट है और जब तक आपके पास राइट को आप इंजॉय नहीं करोगे तो किस तरीके से आपकी स्टेबिलिटी स्टेट में रह सकती है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी एक सेंस गलत दे रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमने जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखा था, राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज़, कि भाई जो हमारे राइट्स हैं वो कोरिलेटिव होते हैं ड्यूटीज़ से। ये सही है, क्योंकि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेंशन है, और इन दोनों का मकसद क्या है कि जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है वो बैलेंस रहे, ठीक है। और राइट जो होते हैं ना, जैसे हमारा राइट टू स्पीच है या फिर राइट टू इक्वालिटी है, ये हमारी ड्यूटी से करस्पॉन्ड होते हैं, ठीक है, ताकि हम दूसरों की जो सोशल ऑर्डर है ना उसको भी मेंटेन कर सकें, दूसरे की लिबर्टी को मेंटेन कर सकें, दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएं। तो राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों साथ चलते हैं, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और दोनों ही मिल करके ये लाइक जस्टिस होती है, लाइक इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, इन सबको प्रमोट करते हैं। और हमारी प्रियम्बल में भी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि राइट टू इक्वालिटी फ्रेटर्निटी सारी प्रियम्बल में ही मेंशन है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, ठीक है, इक्वालिटी। अगर जब हमें इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना है, इक्वालिटी को हमें स्प्रेड करना है, तो यहाँ पर किसकी एब्सेंस होनी चाहिए सोसाइटी में। तो ये हम पढ़ते हैं और ये लक्ष्मीकांत में मेंशन है, प्रिविलेज की एब्सेंस होनी चाहिए अगर हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है तब। इसका आंसर है हमारा ए, इसका आंसर है। ओके, अब देखिए अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब मान लीजिए कि हमें किसी सोसाइटी में इक्वालिटी को मेंटेन करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रिविलेज जो होती है ना, लाइक किसी को ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है, लाइक सब्सिडी दी जा रही है या फिर एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी जा रही है उसको, तो उस सब का एब्सेंस होना चाहिए अगर हमें इक्वालिटी सोसाइटी में प्रमोट करना है। और ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। और ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था कि भाई लॉ के सामने सब समान है, तो किसी को एक्स्ट्रा तरीके से लाइक रिजर्वेशन जैसे हम देते हैं, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में मेंशन है, जो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है ना, राइट टू मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो तो सबको समान मानता है, वो किसी भी स्पेशल प्रिविलेज को क्या बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स, कंपटीशन। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि राइट एब्सेंस ऑफ रेस्टोरेंट, तो क्या होगा इसमें इसमें क्या होता है, क्योंकि ऐसा नेसेसरी नहीं है और ना ही ये ऐसा है कि इक्वालिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि रेस्टोरेंट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की भी और इंडिविजुअल की लिबर्टी को कर्टेल कर रहा है। अब जैसे हम कहें एब्सेंस ऑफ कंपटीशन,
अब जब कंपटीशन की एब्सेंस हम कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि मोनोपोली इमर्ज होगी, और मोनोपोली से तो और ज़्यादा इनइक्वालिटी आती है। अब हम बोलते हैं जैसे कि एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी हम कर दें तो इससे क्या होगा कि ये भी कोई खास ऐसा नहीं है कि जिससे कि इक्वलिटी मेंटेन हो सके, क्योंकि आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी तो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, एक सेट ऑफ बिलीफ है जो कि सोसाइटी में रहते हैं। इससे इक्वलिटी थोड़ी होगी मेंटेन, इक्वलिटी तो मेंटेन होती है प्रिविलेजेस को खत्म करने में सोसाइटी में, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। हम डेमोक्रेसी है, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, किसी क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन में डिस्कस किया था कि राइट्स जो है ना वो स्टेट के क्लेम नहीं है, बल्कि इस ये ऑप्शन देखिए कि राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। भाई लोगों का शासन तो है ना डेमोक्रेसी में, तो राइट्स क्या है कि राइट्स क्लेम है, सिटीजन्स के क्लेम है किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। ये इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। राइट, अब जैसे डी है, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी, ये तो कोई मतलब इतना मतलब सेंस दे नहीं रहा। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, नहीं, राइट प्रिविलेजेस कैसे हैं, राइट तो क्लेम है सिटीजन के, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए हम जब बात करते हैं ना, हम हमारे पास डेमोक्रेसी है, अगर हम बोलेंगे कि राइट्स हमारे जो सिटीजन के क्लेम होते हैं स्टेट के खिलाफ, जिससे क्या होता है कि हमारे जो राइट्स हैं वो राइट्स गवर्नमेंट उन राइट्स का रेस्पेक्ट करे, उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है, हमारी फ्रीडम हमारी डिग्निटी को वो अपहोल्ड करे, तो यही तो हमारा स्टेट का काम होता है। तो इस ऑप्शन का इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। In India, if a religious sect or community is given the status of national minority, what special advantages is it entitled to? देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है हमें कि जब भी माइनॉरिटीज़ की बात आए या फिर किसी बैकवर्ड क्लास की बात आए या वुमेन की बात आए या चिल्ड्रन की बात आए, तो जितने भी वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, तो उनके उनके मतलब जब भी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे तो उनके अगर एडवांसमेंट की बात की जा रही होगी, लाइक उनको कुछ दिया जाएगा, लाइक उनको गवर्नमेंट पॉलिसी से बेनिफिट मिलेगा, तो उन ऐसे स्टेटमेंट्स को हमेशा सही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर चाहेगा ये चीज़ प्रमोट हो। ओके, अब देखिए फर्स्ट कि क्या था क्वेश्चन कि रिलीजियस सेक्ट इज गिवन, अगर किसी को नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता है तब उसको क्या बेनिफिट और क्या एडवांटेजेस होंगे। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल एक पॉजिटिव बात कर रहा है, तो इनके हक में जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे उनको हम सही मानेंगे, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन करने की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब ये पढ़िए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली, ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा, और जनरली जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, तो उनको जनरली कंसीडर करते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई चीज़ एकदम से नहीं होती है, उसके लिए हम या तो हमारा पढ़ा हुआ हो, वरना अदरवाइज हम एग्जाम में उसको जनरली हम उसको रॉन्ग मानते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा, मतलब किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी सेक्ट को अगर नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाता है तब प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक नॉमिनेट्स कर देता है रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑफ द कम्युनिटी इन द लोकसभा में। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, जैसे ही हम थर्ड यहाँ पर सेकंड में रॉन्ग किया तो हमारा बी गया और डी गया। अब फर्स्ट तो हमारा सही था, थर्ड देखते हैं, इट कैन ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। तो अगर बेनिफिट कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर का कोई 15 पॉइंट प्रोग्राम है तो उससे बेनिफिट लेने की बात हो रही है, एक पॉजिटिव बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो 15 पॉइंट प्रोग्राम था ये क्या था? देखिए जो 15 पॉइंट प्रोग्राम था ना, इसका मकसद था कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन की, ताकि इक्विटेबल शेयर मिल सके माइनॉरिटीज़ के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और एम्प्लॉयमेंट में, इसके लिए था ये 15 पॉइंट प्रोग्राम। बस इतना यहाँ पर हमें ध्यान देना। फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, और ये आर्टिकल नंबर 30 में भी ये मेंशन है, मतलब आर्टिकल 30 में नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये क्या था, वो जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती है ना, हमने पढ़ा था ना वो, कि वो अपने हिसाब से लाइक 26 में मेंशन था कि वो मेंटेन कर सकती हैं
27 में भी ऐसा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, तो ये था हमारा। और 29 और 30 में भी मेंशन है ना ये माइनॉरिटीज़ के लिए, तो 29 में भी 30 में भी मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं माइनॉरिटी के लिए। वो जो हमने डिस्कस किया था ना, ये जो 26 और 27 और 28 आर्टिकल थे, ये तो रिलीजियस कम्युनिटी के लिए था, और यहाँ पर कम्युनिटी की बात हो रही है। मान लीजिए कोई रिलीजन कम्युनिटी को एक माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता है, तब उसको क्या एडवांटेज होगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू अपहोल्ड टू एक्सेस टू पब्लिक सर्विस और राइट टू फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इस क्वेश्चन को आप देखिए, अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे करेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिक से भी हो सकता है, और ऐसा क्वेश्चन हमने सेशन नंबर 4 में डिस्कस भी किया था। देखिए वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वो क्वेश्चन था ये वाला। कौन सा क्वेश्चन था वो, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया है वो क्वेश्चन था। आई थिंक वो इसमें नहीं था, इसमें मेंशन था 5th में। ये क्वेश्चन था वो। इसमें क्या बोला गया था कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया था कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो हुआ होगा ना फंडामेंटल राइट्स में, प्रियम्बल में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, इसके प्रोविजन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स के। अब सिमिलर क्वेश्चन इसमें है, ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विस एंड राइट टू फूड। अब ये बोला है कि इसमें से कौन से ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में अंदर आते हैं। अगर देखिए एजुकेशन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, और ये जो पूरा डिक्लेरेशन है इसमें बहुत सारे प्रोविजन होंगे, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड दिया होगा जरूर। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस ये भी होगा, हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। आप इसको आगे नोट लगा के देखिए कि नहीं राइट टू फूड इसमें नहीं होगा, ऐसा मतलब बहुत इलॉजिकल लग रहा है ना। तो इसमें हम जनरली सारे सही मानते हैं, और ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही था। अब ये बताइए कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था ये कब आया था। ये अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में। ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि ये कब अडॉप्ट किए गए थे। अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1948 में, ये इसमें ऐड किए गए थे। अब देखिए अगर इसका आर्टिकल 26 देखें इन डिक्लेरेशन का, आर्टिकल 26 बोलता है एजुकेशन के बारे में, और आर्टिकल इसका 22 क्लोज 2 बोलता है किसके बारे में, पब्लिक सर्विस के बारे में, उसकी गारंटी देता है पब्लिक सर्विस। और इसका आर्टिकल 25 किसके बारे में बात करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब भी हम बात करते हैं तो फूड की तो ऑटोमेटिक इसमें बात हो ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए फिर वही ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर ही है। नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द आर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अब क्या राइट ऑफ द चाइल्ड, उसका डेवलपमेंट राइट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन ए तो होनी चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। राइट टू एक्सप्रेशन, ये भी सिंपल है। राइट टू रिक्रिएशन, ये देखिए इसमें जनरली हमें ऑप्शन डी मानना है, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा बेसिक राइट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अगर हमने 1 और 2 भी मान लिए और मान लीजिए हम थर्ड में कन्फ्यूज हैं, फिर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 1 और 2 एक साथ सही दिए हुए हैं। तो इनमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं इन क्वेश्चन में, और ना ही ज़्यादा ओवरथिंक करना है। इसमें तो डी ऑप्शन मानना है जिसमें सारे स्टेटमेंट दिए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, क्या कि ये जो कन्वेंशन था ना,
राइट्स पर ये कब आया था? ये 1989 में आया था। ये भी थोड़ा सा फैक्ट हम देख लेते हैं, 1989 में, बस इसमें यहाँ पर ध्यान रखना ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 301 pertains टू द राइट्स टू प्रॉपर्टी। 301 में आता है, बताइए अब। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। Article 30A was inserted in the Constitution by Congress government at the center by 44 Constitution Amendment। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी से फर्स्ट हम देखते हैं कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल करके लीगल राइट बनाया गया था। लीगल राइट बनाया गया था इसको। ये तो हम जनरली पढ़ते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, और इजी क्वेश्चन था ये तो। और इसको आर्टिकल 300A में ऐड किया गया था एज अ लीगल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, एब्सोल्युटली ये तो सही है। 301 नहीं, 3001 ये बोल रहा है कि इसमें इंसर्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट, सॉरी ये कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी ना उस टाइम पर, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना ध्यान कोई रखता नहीं है। गवर्नमेंट कौन सी थी? जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट भी इनकरेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को सबसे पहला राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आर्टिकल नंबर 31 में मेंशन था। उसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और उसको फंडामेंटल राइट से निकाल करके एक लीगल राइट बना दिया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा था जैसे राइट टू प्रॉपर्टी किसी के पास थी, अब स्टेट को किसी भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए उसको वहाँ से कोई ब्रिज बनाना है या फिर रोड बनाना है, तब कोई भी जो सिटीजन्स होते थे वो अपनी प्रॉपर्टी ईजिली नहीं देते थे, बोलते थे कि ये जो राइट है हमारा फंडामेंटल राइट है, और वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं स्टेट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी होती थी, इसलिए इसको निकाल करके फंडामेंटल राइट में से कैटेगरी में से निकाल करके एक लीगल राइट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो इजी क्वेश्चन था, 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात कर रहा है। देयर शैल बी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16 और 17 तो इससे रिलेटेड है। अनटचेबिलिटी इज द अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आ गया ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो 14 मेंशन है, हम देख चुके हैं। अच्छा 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ टर्म, तो 15 इससे रिलेटेड हो गया। 16 ये हो गया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर सभी सिटीजन्स को इन मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर क्या है हमारा? डी का थर्ड। तो डी का थर्ड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए का टू इसमें भी है। बी का 1, तो बी का 1 इसमें मेंशन है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो ये था आज हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दूसरे 10 क्वेश्चंस के साथ में। पॉलिटी के अभी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।